हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा 9th क्लास सबसे इनोवेटिव क्लास है, सबसे क्यूरियस क्लास है और सबसे अच्छा क्लास है। आपको 12 के साथ साथ अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है, सिलेक्शन ले लेना है, पूरी मेहनत से पढ़ना है, डेली का अपना टारगेट फिक्स करना है कि आज हमें इतनी पढ़ाई करने के बाद ही स्टॉप लेना है और वो टारगेट पूरा हो जाए तो अपने को अप्रिसिएट करना है कि हाँ, हमने आज ये टारगेट पूरा कर लिया। अपना टाइम नहीं किल करना है, क्योंकि आपको सबसे अच्छे स्टूडेंट बन करके सबके सामने अपने को एग्जाम्पल के रूप में प्रस्तुत करना है। इसलिए आपको बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है, अच्छे से पढ़ना है, आगे बढ़ना है। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग वर्क पावर एंड एनर्जी की बात कर रहे थे। हमने आपको कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी बताया कि घरों में जो एनर्जी मेजर की जाती है वो किलोवाट आवर में मेजर की जाती है। एनर्जी की जो बड़ी यूनिट है वो किलोवाट आवर है, जिसको हम लोग यूनिट भी बोलते हैं, जिसको हम लोग बोर्ड ट्रेड ऑफ यूनिट BOTU भी बोलते हैं। तो जो कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की, वो किलोवाट आवर या यूनिट है। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, मैंने आपको बताया था, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। और हमने आपको ये भी बताया था कि जब भी कोई मशीन या डिवाइस 1000 जूल वर्क डन 1 आवर में करे तो उसकी एनर्जी 1 किलोवाट आवर होती है। या हमने आपको ये भी बताया था कि अगर आप अपने घर में हीटर 1 किलोवाट का है, उसको 1 आवर्स के लिए ऑन कर दीजिए तो जितनी एनर्जी वो कंज्यूम करेगा वो 1 किलोवाट आवर होगी। तो 1 किलोवाट आवर को अगर आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोवाट आवर हो जाएगा 1000 वाट इंटू 1 आवर, तो हो जाएगा 1000 वाट इंटू 1 आवर में होते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल आ जाएगा। तो 1 किलोवाट आवर इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। तो अगर आपके एग्जाम में आए कि व्हाट इज किलोवाट आवर या व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, डेराइव अ रिलेशन बिटवीन द किलोवाट आवर एंड जूल, तो आपको राइट करना पड़ेगा द यूनिट दैट इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग द कंज्यूमशन ऑफ एनर्जी इन आवर हाउसेज इज कॉल्ड कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। मीन्स वो यूनिट जिसका यूज हम अपने घरों में एनर्जी के कंज्यूमशन के मेजरमेंट के लिए करते हैं उसे हम किलोवाट आवर कहते हैं। 1 किलोवाट आवर इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। ये डिस्कशन हम लोगों ने किया था। और हम लोगों ने पावर का डिस्कशन किया था, एवरेज पावर का डिस्कशन किया था, इंस्टेंटेनियस पावर का डिस्कशन किया था। पावर का फॉर्मूला आपको बताया था कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यह हमने आपको बताया था कि कोई भी डिवाइस जिस रेट से एनर्जी को कंज्यूम करती है या वन टाइप की एनर्जी को अनदर टाइप में कन्वर्ट करती है उसको हम पावर बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं कोई बल्ब है, उसकी पावर 100 वाट है, इसका मतलब हो गया कि 1 सेकंड के अंदर वो 100 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अदर एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी। और हमने आपको एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी बताया था, U इक्वल टू mgh डिराइव करने। हमने आपको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बताया था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताया था, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बताया था, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया था, उसका फॉर्मूला डिराइव किया था U इक्वल टू mgh। हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी स्टडी किया था, काइनेटिक एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है ये स्टडी किया था। और हमने काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ड्राइव किया था। हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोगों ने स्टडी किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ टोटल एनर्जी स्टडी किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टडी किया था, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी स्टडी किया था। ये ढेर सारी कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा। उसके पहले वर्क डन स्टडी किया था, वर्क डन कब पॉजिटिव है, कब नेगेटिव है, कब जीरो है, ये स्टडी किया था। आज हम NCERT का चैप्टर 4 का जो क्वेश्चन है, NCERT के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए गए हैं वर्क पावर एंड एनर्जी के चैप्टर 4 के, उन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जब आएगा तो हम लोग चैप्टर 5 साउंड स्टडी करेंगे। तो आज हम लोग न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे, NCERT एक्सरसाइज जो चैप्टर 4 के लास्ट में गिवन है
वो पेज 158 पर आपको गिवन है, पेज 158 पर गिवन है। तो आइए हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज और क्वेश्चन का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ओके, वेरी गुड। आइए देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है, देखें एनसीईआरटी का आपका टॉपिक है चैप्टर 4। ये है आपका चैप्टर 4 एनसीईआरटी एक्सरसाइज डिस्कशन और पेज 158। फर्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो। ये नीचे एक्टिविटी ये आपकी राइट की गई हैं। लुक एट द एक्टिविटीज लिस्टेड बिलो, रीजन आउट व्हेदर आर नॉट वर्क इज डन इन द लिस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म वर्क। नीचे कुछ ये एक्टिविटीज दी गई हैं, आपको ये बताना है कि इसमें किस एक्टिविटी में वर्क डन हो रहा है, और हो रहा है तो क्यों हो रहा है, पॉजिटिव वर्क डन हो रहा है या निगेटिव वर्क डन हो रहा है या जीरो वर्क डन हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है। नीचे कुछ ये एक्टिविटी लिखी गई हैं और इन एक्टिविटी में वर्क डन हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको ये बताना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्लास। ओके, देखिए फर्स्ट है सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। सुमा इज स्विमिंग इन अ पॉन्ड। सुमा जो है किसी पॉन्ड में स्विम कर रही है, आपको बताना है वर्क डन होगा कि नहीं होगा। चलो अच्छा बताइए, जब वो स्विमिंग करेगी, सपोज कर लो ये स्विमिंग कर रही है, जब वो स्विमिंग करेगी किसमें, वाटर में, जब वो वाटर में स्विमिंग करेगी तो वो क्या करेगी, अपने हैंड से और अपने लेग से वाटर को पुश करेगी पीछे की ओर, वाटर पुश करेगी पीछे की ओर, वाटर उसको क्या करेगा, आगे की ओर पुश करेगा। तो मीन्स वाटर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा है, किस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये तो फोर्स हो गया। और जब वो स्विमिंग करेगी तो वो अपने आर्म से, अपने लेग से, अपने हैंड से वाटर को पीछे की ओर पुशअप करेगी, वाटर उसको आगे की ओर पुशअप करेगा और वो आगे मूव कर जाएगी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी होगा। देखिए इसी डायरेक्शन में, तो फोर्स भी एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, दोनों चीजें हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में हो रही हैं, तो वर्क डन होगा और वर्क डन जो है पॉजिटिव होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो इसका आंसर हो जाएगा यस, सुमा इज डूइंग वर्क, सुमा इज डूइंग पॉजिटिव वर्क। नीचे रीजन में लिखोगे बिकॉज सुमा विल अप्लाई द फोर्स ऑन वाटर बाय हर लेग्स and arms and hand, and water will push the Suma to move forward. She is moving in forward direction and force is also acting on him in the forward direction, so work is being done. इसलिए वर्क किया जा रहा है, वर्क इज पॉजिटिव। ओके, तो सुमा जो है पॉन्ड में स्विम करने के लिए अपने हाथ से, अपने पैर से, अपने लेग्स से, अपने आर्म्स से वाटर पर फोर्स अप्लाई करेगी, वाटर को पुश करेगी। अब जब वो वाटर को पुश करेगी तो वाटर उस पर पुश करेगा न्यूटन थर्ड लॉ से, और वो आगे मूव कर जाएगी, तो वर्क डन किया जा रहा है। आइए हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। अ डंकी इज कैरिंग अ लोड ऑन हिज बैक। कोई डंकी जो है वो अपनी पीठ पर, अपनी बैक पर लोड ले जा रहा है। अब देखिए सेकंड के केस में, देखिए अगर कोई डंकी लोड ले जा रहा है तो इसका वेट किधर ऐड करेगा, W = mg डाउनवर्ड ऐड करेगा, ये फोर्स हो जाएगा। और डंकी कैसा चलेगा, हॉरिजॉन्टल चलेगा। कैसा चलेगा, डंकी जो है हॉरिजॉन्टल चलेगा। डिस्प्लेसमेंट देखिए इस डायरेक्शन में होगा, दोनों बीच एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और हमने डिस्कशन किया था कि जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो, जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो, तो वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, वर्क डन जीरो होता है। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगा डंकी के बैक पर, उसके लोड के वेट की वजह से वो डाउनवर्ड होगा, वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, और डंकी हॉरिजॉन्टल चलेगा। डिस्प्लेसमेंट फोर्स एक दूसरे के क्या है, 90 डिग्री पर है, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कोई वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन आपका जीरो हो जाएगा। ये रहा सेकंड केस। तो थर्ड केस में देखिए क्या कह रहा है। थर्ड केस है आपका,
A windmill is lifting water from a well. A windmill is lifting water from a well. तो देखिए अगर ये कोई एक वेल है, देखिए अगर ये कोई एक वेल है, देखिए ये वेल हो गया, ये मान लीजिए कोई एक वेल है और यहाँ से वाटर को लिफ्ट करना है। मान लीजिए ये बकेट है, ये बकेट है, देखिए इसमें बकेट है, वाटर भरा हुआ है। अब विंडमिल क्या करेगी, विंडमिल फोर्स लगाएगी किधर, ऊपर की तरफ को, इसको लिफ्ट करने के लिए बकेट को। इसका डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो फोर्स भी अप्लाई हो रहा है बकेट पर, किधर, अपवर्ड डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो वर्क डन होगा, वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, वर्क डन आपका होगा और वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो आंसर हो जाएगा यस, windmill is doing work in lifting the bucket from the well and work done is being positive. windmill work done कर रही है, ये work done पॉजिटिव हो रहा है और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के सेम डायरेक्शन में होने की वजह से हो रहा है। तो जब भी विंडमिल किसी बकेट को वेल से ऊपर उठाएगी, लिफ्ट करेगी, तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। अगला है A green plant is carrying out photosynthesis. देखिए ग्रीन प्लांट है, अगर वो अपने जगह पर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, ग्रीन प्लांट अपना जो फूड बनाते हैं, आप सबका फूड तो आपकी मम्मी बनाती हैं, उससे खा लेते हैं, लेकिन प्लांट की मम्मी कौन होता है, प्लांट की मम्मी उसकी लीव्स होती हैं। तो उसके लीव्स में जो है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या बनता है, फूड बनता है। और फूड बनने से जो सन की लाइट एनर्जी है वो फूड की केमिकल एनर्जी में स्टोर्ड हो जाती है। तो फोटोसिंथेसिस में अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताओ किस एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस एनर्जी में हो रहा है, तो आप बोलोगे सोलर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आपका केमिकल एनर्जी में हो रहा है। सोलर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन केमिकल एनर्जी में हो रहा है, लेकिन यहाँ ना कोई डिस्प्लेसमेंट है, प्लांट जहाँ है वही है, ना कोई फोर्स ऐड कर रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो है। तो वर्क डन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जीरो जूल आ जाएगा। तो लिख दोगे सिंस देयर इज नो फोर्स एंड नो डिस्प्लेसमेंट, सिंस देयर इज नो फोर्स एंड नो डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर वर्क डन विल बी जीरो। यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। वर्क डन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन किस में होता है, तो आप बताओगे सोलर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन प्लांट के फूड की केमिकल एनर्जी में। ओके ओके, आइए नेक्स्ट पार्ट पर बात करते हैं। एन इंजन इज पुलिंग अ ट्रेन। जब इंजन अगर ट्रेन को पुल कर रहा होगा ना, तो जिधर पुल कर रहा होगा फोर्स उसी डायरेक्शन में अप्लाई करेगा इंजन, और वो ट्रेन को पुल भी करेगा, तो ट्रेन में डिस्प्लेसमेंट भी होगा। तो एक तो ट्रेन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ट्रेन एक जगह से दूसरे जगह जा रही है, दूसरा इंजन फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो वर्क डन होगा, वर्क डन पॉजिटिव होगा। तो लिखोगे यस, work will be done and work done will be positive because force and displacement both are in the same direction. जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं, वर्क डन पॉजिटिव होता है। जब भी वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वर्क डन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर आप बोलोगे यस, वर्क विल बी डन बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। अगला है फूड ग्रेन्स आर गेटिंग ड्राइड इन द सन। आप अपने फूड ग्रेन को बाहर डाल दिए सूखने के लिए, ड्राई होने के लिए, तो वो ड्राई हो रहे हैं, लेकिन ड्राई हो रहे हैं तो यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा है और ना यहाँ पर कोई फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो आप लिख दोगे वर्क डन विल बी जीरो बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर जीरो। ओके, नेक्स्ट है आपका अ सेल बोट इज मूविंग ड्यू टू विंड एनर्जी। कोई एक सेल बोट है, वो विंड एनर्जी की वजह से मूव कर रही है। तो देखिए विंड एनर्जी क्या करेगी, सेल बोट पर फोर्स अप्लाई करेगी, और जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा उसी डायरेक्शन में विंड मिल आगे बढ़ेगी। तो फोर्स भी अप्लाई हो रहा, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा, इसका मतलब वर्क डन किया जा रहा है। और वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो लिखोगे यस, वर्क इज बीइंग डन and work done is positive because force and displacement of the sailboat are in the same direction. Because displacement and force of the sailboat are in the same direction, so work is being done.
ओके, तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो हम लोगों ने डिस्कस किया। तो आपको याद रखना है, जब भी वर्क डन फाइंड आउट करना हो तो आपको ये देखना है कि फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है, कितना अप्लाई किया जा रहा है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन निगेटिव होता है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के 90 डिग्री पर है तो वर्क डन 0 होता है। जब भी फोर्स 0 हो तो वर्क डन 0 होता है। जब भी डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो वर्क डन 0 होता है। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों 0 हो तो वर्क डन 0 होता है। और जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 से कम हो तब भी वर्क डन पॉजिटिव होता है। जब भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में वो एंगल जो है 90 से ज़्यादा हो तो वर्क डन निगेटिव होता है। ओके, वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, वर्क की एसआई यूनिट जूल होती है। वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये आपको देखना होगा कि जब भी आप वर्क डन फाइंड आउट करना चाहते हैं उस केस में आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन